हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एसे का लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने एसे का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है, वो प्लीज प्लीज लेक्चर 1 एंड 2 मैंडेटरी रूप से देखें, क्योंकि उन दोनों लेक्चर्स या इनफैक्ट लेक्चर 3 भी 1 2 3 जो है, उसमें हमने कोर इशू की सबसे उसमें भी मैंने ऐसे डिस्कस करा है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में ऐसे में यूपीएससी क्या चाहता है। लॉट ऑफ टाइम आप कुछ भी आ रहा है, सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या चाहिए वो लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज प्लीज आप 1 2 3 लेक्चर नंबर जरूर आप ऐसे का देखें। तो ये इसमें आज जो हम देखेंगे टॉपिक, द नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, यानी कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। तो आपका आर्टिकल 44 जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 जो है, ये कहता है द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको जो क्या है कि इसमें एक चीजें हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी यूपीएससी का ऐसे लिखते हो या इनफैक्ट किसी भी कमीशन का एग्जाम का या कोई भी ऐसे लिखते हो, तो ये नहीं फील होना चाहिए कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो। ये इस टाइप के सेंसिटिव ऐसे में आपको ये नहीं लगना चाहिए, यदि आप हिंदू हो तो ये चीजें ऐसा कुछ भी नहीं लिखो कि आपको लगे कि आप हिंदू इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कुछ ऐसा ना लिखो कि आप लगे मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ बाय सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। तो वो चीजें आपको करना है। तो देखो ये चीजें है कि द डिमांड फॉर कॉमन सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी कह सकते हो, started from the time our constitution was in making process, and debates on this has long history before India actually became an independent nation. ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कर रहे हो। विद टाइम पासेस, जैसे जैसे सोसाइटी आगे मूव करते जाती है, डिफरेंट नीड्स अराइज होता है। अब मान के चलो जैसे हिंदू कोड बिल आया तो उस समय भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ, फिर उसको डिवाइड करके प्रेजेंट किया गया। तो लेकिन अब बहुत बार ये चीजें होती है कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे जो हिंदू हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि जब हमारे लिए क्यों सिर्फ, यदि लाना है तो सबके लिए लाना चाहिए था। अंबेडकर से लेकर के नेहरू जी को जो भी बहुत लोग गाली देते हैं, बहुत लोग बोलते ठीक है जो भी है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और जो सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने जो प्रोविजंस दिए हैं, उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो है आर्टिकल 44 of Constitution of India lays down that the state shall endeavor to secure for its citizen a uniform civil code throughout the territory of India। ये कहता at present citizens of India are governed by different personal law based on their religion, community, etc. A uniform civil code would ensure that all citizens of India are governed by the same set of secular civil law in matters of marriage, divorce, maintenance, adoption, inheritance, etc. Under the present set of law, Hindus are bound by law to practice monogamy, whereas Muslims are not। यानी कि देखो, जो हिंदू हैं तो उनमें से ये होता है कि आप वन टाइम में वन ही शादी कर सकते हो। यदि आप दूसरी शादी करते हो, तो यदि मान के चलो कि स्पाउस का डेथ हो गया, वाइफ का डेथ हो गया, लेकिन मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सपोज है कि अप टू 4 मैरिज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखोगे, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में पूरे इंडिया, थ्रू आउट इंडिया में जो आपका है कि वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि कुछ चीजें जो है कि स्लाइटली वेरिएशन हो सकते हैं स्टेट टू स्टेट, कुछ स्मॉल क्राइम में, लेकिन मेजोरिटी जो लॉ है, क्योंकि आपका जो आपका सीआरपीसी वगैरह है, आईपीसी और सीआरपीसी, तो वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है, तो दोनों उस पर लागू कानून बनाएंगे, स्टेट और सेंटर। लेकिन जो मेजोरिटी है
तो उसमें सपोज मर्डर ये कर रहा है, तो मर्डर कर रहे हैं तो पूरे थ्रू आउट इंडिया में वही प्रोसीजर होगा, वो सर्कमस्टांसेस में डिपेंड। हाँ, तो सिर्फ मर्डर भी किए हैं तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन वहां ये नहीं होगा कि हिंदू को अलग ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम को अलग ट्रीट किया जाएगा, सिख को अलग ट्रीट किया जाएगा, क्रिश्चियन को अलग ट्रीट किया जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ में देयर इज नो डिफरेंस, बट इन सिविल लॉ देयर इज डिफरेंस। तो ये नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज मेनी एडवांटेज सच एज इट विल स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड downtrodden class of people. Next, it will also make its claim strong that India has crossed the caste and religious barriers and India became a true secular country. देखो, सेकुलरिज्म जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 1976 में आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड किया गया, लेकिन एक अनुसार यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी भी है कि हम ट्रू सेकुलर नहीं है, डिफरेंट रिलीजन को डिफरेंट पर्सनल लॉ से गवर्न किए जा रहे हैं। तो ये आप पॉइंट्स रख सकते हो। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द रैंक ऑफ इंडिया इन मेनी पैरामीटर्स एंड इंडेक्सेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। देखो डिफरेंट ये में जैसे मुस्लिम में सपोज था कि ट्रिपल तलाक, यानी कि जस्ट आप बोल दिए तलाक 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 तो वो डिवोर्स हो गया, तो that should not be things like that. Next, time and again numerous cases and public interest litigations have been filed in the Honorable Supreme Court and various high courts regarding the need for a uniform civil code in India. The Honorable Supreme Court in its various judgment has pressed for framing the uniform civil code to regulate all religions by the same yardstick to create equality in true sense. Next है, since this involves radical changes in existing personal law, any move for reform should be with the consent from within the various communities that coexist in India rather than by one broad sweep of legislation. Moreover, for historical and other reasons, the demand for a uniform civil code has now acquired communal and political overtones, which have effectively overshadowed the innate merits of such a law. देखो विद टाइम पासेस अभी क्या हो रहा है कुछ दिनों से चीजों को इस ढंग से कि आप यदि कुछ भी रिफॉर्म लाना चाह रहे हो किसी भी चीजों में, तो एक एक कम्युनिटी देखेंगे कि ये हमारी स्वतंत्रता पे हनन है, तो दूसरे ये चीजें देखेंगे कि नहीं हमें इस ढंग से करना। आप कोर इशू धीरे धीरे जो होता है वो बाहर होता जा रहा है। However, personal law of every religious denomination contain many good points. Incorporation of these into a uniform civil code would benefit all the community. Moreover, India is a secular country. It should not therefore have a personal law based on religion alone. A uniform civil code will strengthen the spirit of secularism. It will make all the people equal in the eye of law. It will end the sense of discrimination. देखो जो आपका कोर्ट ने कहा है पन्नालाल आपका बंसीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये चीजें कहा गया कि इन अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी लाइक इंडिया इन विच पीपल हैव फेथ इन देयर रिस्पेक्टिव रिलीजियस बिलीफ्स और टेनेट्स propounded by different religions on their offshoots, the founding fathers, while making the constitution, when confronted with problems to unify and integrate people of India professing different religious faiths, born in different castes, creeds, or subsections in the society, speaking different languages and dialects in different regions, and provided a secular constitution to integrate all sections of the society as a unified Bharat. The directive principles of the Constitution themselves visualize diversity and attempt to foster uniformity among peoples of different faiths. A uniform law, though it is highly desirable, enactment therefore in one go perhaps may be counterproductive to unity and integrity of the nation. In a democracy governed by the rule of law, gradual progressive
change and order should be brought about. Making law or amendment to a law is a slow process, and the legislature attempts to remedy where the need is felt most acute. It would therefore be expedient and incorrect to think that all laws had to be made uniformly applicable to all peoples in one go. The mischief of defect which is most acute can be remedied by process of law at a stage. यानी आप जो लॉ कोई भी चेंज करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो चीजें हमें सब स्टेक होल्डर्स, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके राय लेने जरूरी, उनमें कंसेंसस, क्योंकि सोसाइटी जो है वैक्यूम में नहीं होता है। आप लेजिस्लेशन, आपके पास मेजोरिटी होगा, आप लेजिस्लेशन बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को मानने वाले, उन्हें विश्वास में लेकर के चलना सबसे जरूरी होता है। अदरवाइज देखोगे कोर्ट बोल देती है लेकिन चीजें फॉलो नहीं हो पाती है। तो बेटर है हम सारे स्टेक होल्डर्स, जो हर रिलीजन में देखो, है ना, कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। However, personal law of every religious denomination contain many good points. Incorporation of these into a uniform civil code would benefit all the community. किसी के लिए भी, हर जो रिलीजन है, हर जो प्रैक्टिसेस, कुछ न कुछ जो है बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जो अच्छी चीजें हैं, क्रीम है, उस चीज को हम लेंगे, और जो खराब है वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपके एक ऐसे रहा 380 के आसपास वर्ड्स में। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखो, जो आप ऐसे वगैरह है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, लिखोगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप ड्रॉप करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।